ratio. Poisson ratio is denoted by sigma. It is the ratio of lateral strain upon longitudinal strain. ठीक है. Consider a rod of length capital N and diameter capital D. Attach a load to this wire. ठीक है. Then after attaching the load, the wire get extended. The diameter decreases to dd and change in length will be small n. So what is mean by lateral strain? Lateral strain is change in diameter upon original diameter. Change in diameter कितना, अगर आप dd के फॉर्म में लेते हो तो dd is the change in diameter upon original diameter. यहाँ पे भी मैं dd लिख देती हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा. Change in diameter upon original diameter. And what is mean by longitudinal strain? That is change in length upon original length. Put this value in equation 1. इसे हम अगर equation 1 दे दें तो sigma is equals to formula क्या बन जाएगा? That is dd upon d upon small l upon capital L. ये ऊपर चला जाएगा तो dd l upon dl. What is dd? Change in diameter. What is l? Original length. What is capital D? Original diameter. And what is small l? Small l is the change in length. ये इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ बच्चे इन लेटर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. फॉर्मूले तो लिख लेते हैं, कहाँ पे कैपिटल एल लिख देते हैं, कहाँ पे स्मॉल एल लिख देते हैं, वो उसके तरफ ध्यान देना पड़ता है सिर्फ. ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं. दैट इज इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द वायर. यानी हम किसी वायर पे जैसे जैसे उसका लोड बढ़ाते जाएंगे तो उसके वायर के लेंथ में क्या इफेक्ट होते जाता है वो देखना है. और ये पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और ये आपको थ्योरेटिकली लिखना होता है. क्वेश्चन ऐसा आता है, एक्सप्लेन द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द वायर. ठीक है, या मटेरियल भी बोल सकते हैं. ये एक ग्राफ है और इसे एक्सप्लेन करना है. ठीक है, स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है. ठीक है, मैं पहले ग्राफ निकाल लेती हूँ. देखो इस टाइप का ग्राफ है. एक साधा एग्जांपल देते मैं तुम्हारा, जो हमने आटे के गोले का एग्जांपल लिया था. हम उसको अगर उसकी लाठी बनाना स्टार्ट करें, लोड़ी बनाना स्टार्ट करें, तो ये ऐसे ऐसे आप उसको करते जाओगे तो क्या होते जाएगा, क्या होते जाएगा, और लंबा लंबा होते जाएगा. लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसके बाद वो बहुत पतला पतला होते जाता है और नीचे से बहुत ज्यादा पतला पतला होते जाता है. एकदम से वो एकदम से बढ़ता है, थोड़ा भी आप उसमें फोर्स अप्लाई कर दो तो नीचे से एकदम से बढ़ता है और एकदम लंबा होके वो टूट जाता है. ज्यादा फोर्स भी अप्लाई करने की, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने के बाद ही वो एकदम से लंबा हो जाता है और फिर ब्रेक हो जाता है. ये सारा बिहेवियर हम किसी भी वायर की मटेरियल यानी मेटेलिक वायर हो तो इन दैट कंडीशन हम उस वायर में ये सारी इफेक्ट देखते हैं. कैसे, देखो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप उस वायर को वेट अटैच करते जाएंगे. यानी मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया है. रिजिड सपोर्ट यानी एक फिक्स एंड जो चेंज नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ये रिजिड सपोर्ट है. यहाँ पे मैंने एक वायर अटैच की है, ये सपोज हुक है और इस हुक को एक वायर अटैच की और यहाँ पे एक पैन रखा हुआ है जिसमें मैं वेट ऐड करते जाऊंगी. ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें मैंने सपोज 2 kg वेट डाला हुआ है. कितना वेट डाला है, 2 kg. फिर से इसकी लेंथ कितनी, ओरिजिनल लेंथ इज L. अब इसमें 2 kg वेट डालने के बाद मैंने इसमें हाफ के जी ऐसा ऐड करते जाऊंगी. जैसे मैंने इसमें 1 kg ऐड किया तो
लेंथ में ये जो लेंथ है ये बढ़ती, ये जो लेंथ है ये सपोज ये 10 थी तो ये बढ़ गई, सपोज ये स्टार्टिंग में कितनी हो गई 10 थी तो 11 हो गई, यानी 1 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही लो क्या, क्योंकि बहुत कम रहता है वो चेंज, सेंटीमीटर मिलीमीटर में चेंज रहेगा वो, तो वो 11 मिलीमीटर या सेंटीमीटर में होगी। हम 11 में सिर्फ क्वांटिटी में लिखती हूँ, यूनिट नहीं लिखती हूँ। 1 kg का कितना एक्सटेंशन हुआ 11, यानी 1 मीटर से एक्सटेंशन हुआ, ये मैं 1 ले लेती हूँ। फिर मैंने इसमें 2 kg डाला और बड़ी 11 से 12 हो गई, यानी फिर से ये पहले 11 थी अब सपोज टू बी 12 हो गई। फिर मैंने इसका 3 kg किया, फिर ये हो गई सपोज टू बी 13, ये 4 kg किया तो ये हो गई 14, ऐसे। तो ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट जाएगा, या सपोज यहाँ से अगर मैं इसको 0 से भी स्टार्ट करती हूँ, 0 पे 0 रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 kg किया, ये सपोज यहाँ पे 0 था, यहाँ पे ये आपका 10 था, जैसे 1 kg बढ़ाया तो ये 11 हो गया, ये यहाँ पे 11 की स्ट्रेंथ आ गई। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, एक्चुअली थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा सोचेंगे 11 यानी 1 मीटर से बड़ी, यानी यहाँ पे 1 मीटर आ गया, डिफरेंस लिया तो कितने से बड़ी 1 सेंटीमीटर या मीटर से बड़ी। फिर और बढ़ाया हाफ kg, यानी अब 1 kg से मैंने उसको कितना किया था 2 kg किया, यानी 2 से हमने 3 किया, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे बढ़ते गया, लेकिन मैं इसको 1 kg लिख रही हूँ, ऐड किया हुआ वेट। ये 2 लिया, फिर ये बढ़ा, ये 2 मीटर हो गया, यानी 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया, फिर 3 लिया, ये फिर बढ़ा, ये फिर बढ़ा। तो यहाँ से लेके O से A तक के अगर आप ग्राफ देखोगे तो पूरी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और ये ग्राफ हमने किस लॉ में पढ़ी है, कौन सा लॉ था जहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता था, हुक्स लॉ। कौन सा लॉ था, हुक्स लॉ, जिसमें हमने बोला था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी आप यहाँ पे ये बोल सकते हो अप टू द पॉइंट ए या ओ ए, ग्राफ up to the point OA shows that stress is directly proportional to strain, therefore Hooke's law will obey here। यहाँ पे Hooke's law क्या कर रहा है, obey हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इसका वेट निकालना स्टार्ट करूँ तो ये फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ पे यानी 10 मीटर पे आ जाता है। जैसे मैंने ये हाफ kg मिटाना स्टार्ट कर दिया, यानी निकालना स्टार्ट कर दिया, तो ये वायर फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाता है, यानी ये 10 से बढ़ते बढ़ते 14 हो गया था, यानी इसमें इंक्रीज कितने से हुआ 4 मीटर से या 4 सेंटीमीटर से उसमें इंक्रीज हुआ, चेंज इन लेंथ कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन अगर मैं ये एक एक केजी घटाते घटाते उसको 2 केजी तक के लेके आऊंगी, तो इन दैट कंडीशन ये फिर से अपने 10 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, कितने पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पे, यानी इसमें इलास्टिक बिहेवियर है, जैसे हम इलास्टिक को लेते हैं, रबर को लेते हैं, हम उसको खींचते हैं छोड़ देते हैं तो फिर से वो अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाता है, यानी यहाँ तक के इसमें कौन सा बिहेवियर है, तो इलास्टिक बिहेवियर है। कौन सा बिहेवियर है यहाँ तक के, अप टू द पॉइंट O टू द पॉइंट A, यहाँ पे जो वायर का बिहेवियर है वो कौन सा बिहेवियर है, तो इलास्टिक बिहेवियर है, क्योंकि उसके बाद व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड द वायर विल कम टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर वायर अपने ओरिजिनल लेंथ में आता है तो हम इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे, दैट इज इलास्टिक पॉइंट, या आपके इसमें उसको सॉरी इलास्टिक पॉइंट नहीं बोला होगा, उस पॉइंट को नाम दिया होगा आपके इसमें प्रोपोर्शनल लिमिट, उसे हम नाम क्या दे रहे हैं, O टू द पॉइंट A, इस पॉइंट को हम कौन सा लिमिट बोल रहे हैं, ये दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। up in the graph point up to the in the graph OA shows the straight line, ठीक है, up to the point A stress is directly proportional to strain and Hooke's law will obey here। after removing the weight step by step the wire come to its original length, it means that there is a
elastic property, elastic behavior in the wire. That point A is called as proportional limit. उस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट. ठीक है. अब मैंने फिर से थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ाई, यानी ये जो हमने 4 kg किया था इसमें हमने थोड़ा सा और वेट बढ़ा दिया, 5 kg कर दिया. अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 kg किया तो ये ऐसे बढ़ा. ठीक है. अप टू द पॉइंट बी, अप टू द पॉइंट बी. यहाँ से अगर आप स्ट्रेस निकालते हो तो ये अपने ओरिजिनल लिमिट पे, यानी यहाँ पे हम 5 kg दे रहे हैं लेकिन ये 15 नहीं हो रहा है, ये 16 हो रहा है. इसकी लेंथ कितनी हो रही है? 16 हो रही है. यानी अब ये यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डिफरेंस 1 1 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 2 का डिफरेंस आ रहा है. कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का. यानी मैंने थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ाने के बाद उसमें ज्यादा स्ट्रेन हुई, वायर ज्यादा एलोंगेट हुआ. अब यहाँ पे जब यानी A टू अप टू द पॉइंट B, यहाँ पे ये हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, यानी स्ट्रेस यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रेन को प्रोपोर्शनल नहीं जा रही है. तो जहाँ पे हम बोलेंगे अप टू द पॉइंट B, फ्रॉम A टू पॉइंट B, when there is a small increase in a stress, there is a large increase in a strain. After removing the stress, the wire does not come to its original dimension, and here Hooke's law is not obeyed. That point is called as yield point. उसे हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? तो yield point. ये जो B पॉइंट है इसे हम नाम क्या देंगे? That is yield point. ठीक है. और इसके बाद हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस दे देंगे इस वायर को. हाँ, इस ये जो yield point के बाद की कंडीशन, ठीक है. इसके बाद हम अगर थोड़ा सा भी वेट बढ़ा देते, इसको 6 kg कर देते हैं, तो ये बहुत अमाउंट में, यानी एकदम से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है वायर, एकदम से फ्लो हो जाएगा. इस फ्लो को हम बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो. यहाँ तक के तो सिर्फ हुक्स लॉ A पॉइंट तक की ओबे हुआ, B पॉइंट तक के हुक्स लॉ ओबे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ाने के बाद स्ट्रेन ज्यादा हो गई, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रही. अगर स्ट्रेस स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, हुक्स लॉ ओबे नहीं होता है, यहाँ पे हुक्स लॉ भी ओबे नहीं होता है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज yield point. आफ्टर इंक्रीजिंग द स्मॉल स्ट्रेस देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेस. बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गई और द वायर बिकम थिनर एंड थिनर. वायर कैसे होते जाएगा? थिन होते जाएगा. और एक पॉइंट ऐसे आएगा जिस पॉइंट पे वो वायर टूट जाएगी. वायर क्या हो जाएगी? टूट जाएगी. दैट फ्लो इज कॉल्ड एज प्लास्टिक फ्लो. और उस पॉइंट को भी प्लास्टिक परमानेंट सेट पॉइंट बोला है. उस पॉइंट को कौन सा नाम दिया है? तो परमानेंट सेट पॉइंट. ये यहाँ पे भी बोल सकते हो, ये परमानेंट सेट यहाँ से ही हो जाता है. बी पॉइंट से आगे चल के ये जो हो जाता है ये परमानेंट सेट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे वायर सेट हो जाती है. इसके बाद यहाँ तक की नहीं होती है, यहाँ पे सेट हो जाती है. क्यों सेट हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे नहीं होता है, ये अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे वापस नहीं आती है. लेकिन इसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेस देने के बाद ये बहुत ज्यादा फ्लो हो जाती है. तो बी पॉइंट को हम यहाँ से जो बोलेंगे O to E, यहाँ पे आपका नाम E दिया हुआ है, O to E, that point is called as a permanent set behavior. यानी यहाँ से वेट निकालने के बाद ये बॉडी ओरिजिनल डायमेंशन पे नहीं आएगी, ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आएगी, तो उसे हम कौन सा बोलेंगे? दैट इज परमानेंट सेट पॉइंट. और ये यहाँ से फिर ये तो फिर फ्लो ही होना स्टार्ट हो जाता है. तो इस फ्लो को हम कौन सा फ्लो बोलते हैं? तो प्लास्टिक फ्लो. और इसे ही हम इसके बाद ये जो आपके इसमें इतना डिटेल में नहीं है, 12 के बुक में इससे ज्यादा डिटेल में था. वायर बिकम थिनर एंड द पॉइंट एट विच द वायर बिकम ब्रेक, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग पॉइंट. और ये सारे आपको जेडबल नीट में क्वेश्चन होते हैं इसके बारे में. ऐसी डायग्राम दी जाती है, उसके पॉइंट को नाम पूछते हैं आपको, व्हाट इज ए पॉइंट, व्हाट इज बी पॉइंट, व्हाट इज सी पॉइंट, ये पूछा जाता है. या फिर आपको उसके डेफिनेशन दी रहती है और उस वो कौन सी है, यानी Hooke's law is obeyed where stress is directly proportional to strain, then that point is called as. तो आपको उसको लिखना पड़ेगा, that is proportional limit. What is B? The wire up to which the Hooke's law is not obeyed, the point at which the Hooke's law is not obeyed, then that point is called as a yield point. 12 के पुराने बुक में आप लोगे तो इस पॉइंट को एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है और वो टेंजेंट इस स्ट्रेन एक्सिस को पैरेलल हो जाती है.
अगर ये इसको पैरेलल हो जाती है तो उस पॉइंट को भी हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये सी यहाँ से जो स्टार्ट हो जाता है वेयर द प्लास्टिक फ्लो विल फॉर्म, प्लास्टिक फ्लो यानी बहुत ज्यादा स्पीडली उसमें वायर में एक्सटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना एक्सटेंशन होगा कि वायर पतली पतली होती जाएगी, थिनर एंड थिनर, एंड द पॉइंट एट विच द वायर बिकम ब्रेक, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग पॉइंट। आपके इसमें उसका कोई ब्रेकिंग पॉइंट का कंफ्यूजन नहीं दिया हुआ है। तो ये जो डिफॉर्मेशन फॉर्म होता है इसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ये जो डिफॉर्मेशन हो गया वायर में इसे कौन सा बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये यहाँ से लेके डी पॉइंट तक ये जो डिफॉर्मेशन हुआ उसे कौन सा, प्लास्टिक। जैसे प्लास्टिक एक बार ब्रेक होने के बाद वो अपनी, या फिर हम उसको ब्रेक करने के बाद, टूटने के बाद वो ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आता है, सेम इसमें भी वैसे ही ये अपने ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आएगा। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ उसे कौन सा डिफॉर्मेशन बोलते हैं, तो हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अब बहुत से ऐसे मटेरियल हैं जिनमें आप ब्रिटल, डक्टाइल, मेलेबल ये प्रॉपर्टीज आती है। तो ब्रिटल सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं, जैसे ग्लास लो, सिरेमिक लो, एक विद इन इलास्टिक लिमिट के बाद वो टूट जाते हैं, यानी हम उस पर थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ा देते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं। तो उस सब्सटेंस को हम कौन से सब्सटेंस बोलते हैं, उस मटेरियल को हम कौन सा मटेरियल बोलते हैं, तो ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके इसमें, दैट इज अ डक्टाइल मेटल। अब डक्टाइल मेटल ये ऐसे, जैसे कॉपर की, एल्यूमिनियम की वायर रहे, तो इन वायर में कैसे हम थोड़ा थोड़ा एक लिमिट तक के उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी, और उसके बाद उसमें कौन सा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, प्लास्टिक फ्लो, और फिर बाद में वो ब्रेक हो जाएगा। तो दैट डिफॉर्मेशन फॉर्म एंड ऑन दैट वायर, तो उस टाइप के मटेरियल को हम कौन सा मटेरियल बोले, वायर में कन्वर्ट होगा, डिफॉर्मेशन होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन भी होगा, लेकिन वो कुछ हद तक ही होगा, उसके बाद उसमें टूट जाएगा, उसके बाद वो टूट जाएगा। तो उस मटेरियल को हम कौन सा मटेरियल बोलते हैं, तो डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। और लास्ट आता है मेलेबल, जिसमें गोल्ड, सिल्वर आता है। आप देखोगे सबसे फाइन वायर जो बनती है या सबसे पतली शीट जो बनती है वो किसकी बनती है, तो कॉपर की, सॉरी सिल्वर की या गोल्ड की। आप देखोगे तो मेटल, वो जो मेटल होता है उसके छोटे 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 पतले पतले बहुत ही थिन पीस बन सकते हैं, तो जिसकी हम प्लेट में यानी थिन शीट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस मटेरियल को हम कौन सा मटेरियल बोलते हैं, तो दैट इज मेलेबल मटेरियल, ठीक है। और एक आता है आपके इसमें, दैट इज इलास्टोमीटर बोलते हैं हम उसको। रबर जो अपना जनरल रबर रहता है, जिसको हमने थोड़ी सी भी स्ट्रेस दे दी तो बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेन हो जाती है, और जैसे ही हम स्ट्रेस निकाल डाले तो वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे आ जाती है। तो अगर वो ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाता है तो उस मटेरियल, फॉर एग्जांपल हमने रबर लिया है उसको, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, तो इलास्टोमीटर, उसे हम क्या बोलते हैं, उस मटेरियल को। आपने आपने ये तीन वर्ड पढ़े हैं, ब्रिटल, डक्टाइल एंड मेलेबल। ये चौथा वर्ड आ रहा है इलास्टोमीटर। इलास्टोमीटर मींस आफ्टर रिमूविंग द stress the body come to its original dimension, that or after applying the stress there is a large number of strain, increase in the strain is very large, and after removing the stress the body come to its original length, that behavior or that substance is called as elastometer. और last आता है, that is a elastic hysteresis। इलास्टिक हिस्टेरियासिस, इसमें क्या होता है, तो फ्लो तो हो जाएगा, यानी मटेरियल को हम, इसमें वल्कनाइजेशन रबर का यूज होता है। व्हाट इज मीन बाय वल्कनाइजेशन रबर, एक हम नेचुरल रबर को एक स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपला जो रबर बँडचा रबर असतो किंवा आपण जो बांधतो कशाला टाईट करायसाठी यूज करतो, तो अगदी सॉफ्ट असतो, पण त्याला हार्ड बनवून, जसं तुमचे गाडीचे चक्के असतात ते खूप टफ असतात, तर तो जो हार्ड रबर बनतो त्याला म्हणतो आपण वल्कनाइज रबर। तर नॅचरल रबरला स्ट्रॉन्ग आणि टफ करून जो रबर बनतो त्या रबरला तुमको, आप उस रबर को कौन सा रबर बोलोगे, तो वल्कनाइज रबर। अब इस वल्कनाइज रबर में क्या होता है कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस देते जाएंगे लेकिन स्ट्रेंथ बहुत कम होती जाएगी, स्ट्रेंथ होती जाएगी लेकिन बहुत कम होती जाएगी। और इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, लेकिन हम जैसे, यानी मैं अगर उसका स्ट्रेस पूरा जीरो भी कर दूं, यानी ये पूरा निकाल डालू, ये पूरा स्ट्रेस निकाल डालू और ये 0 kg कर दूं इसको,
0 तक के लेके भी आओ इज इन दैट कंडीशन, ये जो स्ट्रेन होती है वो पूरी तरह से उसके ओरिजिनल डायमेंशन पे नहीं आती है, उसके पीछे पीछे आएगी। यानी ये अगर 10 है तो आपकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो मे बी 10.1 रहेगी, यानी एज इट इज, वो अगर ये 0 हो जाता है तो वो 10 पे नहीं आती है, वो मे बी 10.1 भी हो सकती है। तो दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज इलास्टिक हिस्टेरेसिस मटेरियल। उसका ग्राफ भी दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, ये ऐसे टाइप का दिया हुआ है। ये स्ट्रेस, इंक्रीजिंग स्ट्रेस होने के बाद जैसे जैसे स्ट्रेस दोगे वैसे वैसे उसमें स्ट्रेंथ फॉर्म होती जाएगी। लेकिन ये आपकी ओरिजिनल प्रोसेस है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में हम स्ट्रेस कम कम करते जाएंगे और स्ट्रेस को हम 0 बनाते जाएंगे, तो ये ऐसे तो आ जाएगा अपने ओरिजिनल इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा हुआ रहेगा। तो उस मटेरियल को हम कौन सा मटेरियल बोलते हैं, तो